अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 का हम लोगों ने बेसिक से पढ़ लिया था। भूमिका पढ़ ली हुई थी कि कैसे क्या इस प्रश्नावली में क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके के प्रश्न मिलेंगे। अब हम लोगों को उदाहरण नंबर 1 करना है। उदाहरण नंबर 1 में लिखता है, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आपने जान लिया है। तो जो इस प्रश्न को हल करने का प्रोसेस होगा वही √3, √5, √7, √11 इन सभी अपरिमेय संख्याओं को हल करने का प्रोसेस होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत मान लेते हैं हम लोग कि ये एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास प्रमेय से फिर इसको लास्ट में हम लोग सिद्ध कर लिए रहेंगे। तो लिखते हैं, इसके विपरीत माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर जो ये एक परिमेय संख्या आपने मान ली है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिख देंगे, अतः इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अतः इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आप लोगों को लिखना रहेगा। अब आप लोग लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे कि हमारा जो √2 है, √2 बराबर हो गया हमारा P/Q के बराबर हम लोगों ने इसको कर लिया। अब एक चीज़ और लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिख दीजिएगा, जहाँ P और Q अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि इनमें से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर जो हम लोगों ने कहीं पर लिख दिया हुआ है 6 मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन हम लोग इसको काट लेते हैं। क्या करते हैं, 3 और 4, 3/4 लिखते हैं, यानी उनमें से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं रहता। तो सहभाज्य संख्याओं में आपको बताया गया है ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा क्या हो, 1 हो। या उसको दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। चलिए ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप इसमें कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे तो ये हो जाए रहेगा आपका 2 और ये बराबर में हो जाए रहेगा आपका P²/Q²। ठीक है भाई। अब देखिए, इसके बटे में आप लोग 1 मान सकते हैं। इसके बटे में क्या मान सकते हैं आप लोग, 1 मान सकते हैं। अगर जो आप देखें, अगर जो इसको लिख देते हैं हम लोग, इसके बटे में आप लोग 1 आराम से मान सकते हैं कि नहीं। तो इसका आप लोग गुणा करा सकते हैं, तिर्यक गुणा। तो ये P² = 2Q हो जाए रहेगा। ये हो जाए रहेगा P² = 2Q²। ठीक है भाई, ये हो जाए रहेगा आपका P² = 2Q²। अब एक चीज़ देखिएगा कि अगर जो देखिए आपने लिख दिया x = 2a, इसका मतलब क्या है कि ये जो x है
इस यक्ष का एक गुणनखंड 2 है और एक गुणनखंड a है। ये बात सही है, यानी जो ये यक्ष है ये 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 10 अगर जो लिखा है आपने इसको लिखा 2 गुणे 5, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10 का एक गुणनखंड 2 है और एक 5 है, यानी ये 10 इस 10 को अगर जो आप विभाजित करेंगे इसके गुणनखंड से 2 से तो विभाजित हो जाएगा। तो उसी बात को हमको लिखना है कि यहाँ पर 2 p² का एक गुणनखंड है, यहाँ पर 2 p² का एक गुणनखंड है, p² का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, ठीक है भाई। अब ये जब गुणनखंड है इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसलिए 2p का भी गुणनखंड होगा। भाई अगर जो कोई स्क्वायर वाली संख्या है, आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया गया था, अगर जो 100 है उसका एक गुणनखंड 5 है, तो जिससे 100 बना होगा जिस संख्या के स्क्वायर से, तो उसका भी गुणनखंड मानिए 5 होगा। यही तो मतलब हुआ इसका कि अगर जो कोई संख्या वर्ग संख्या उसका गुणनखंड कुछ भी है, तो जिस संख्या से वो वर्ग बना होगा उसका गुणनखंड भी 5 होगा। तो अतः क्या लिख सकते हैं आप, भाई अगर जो 100 है तो इसका गुणनखंड अगर जो कहीं से 5 मिल गया है आपको या 2 मिल गया है, तो जो 10 बना है 10 का वर्ग करके ही तो ये 100 बना है, तो इसका गुणनखंड भी 2 और 5 होगा। तो इसको 2 गुणे 2 5 गुणे 5, भाई जब इधर का वर्ग किया गया है तो इधर भी दोनों संख्या सबका वर्ग किया जाएगा, तो 2 का वर्ग किया जाएगा 2 बार हो जाएगा, 5 का वर्ग किया जाएगा 5, तभी तो ये 100 आया रहेगा। उसी बात को हम लोग लिखेंगे, इसलिए 2p का एक गुणनखंड होगा, इसलिए 2p का एक 2p का, तो अब यहां से क्या हो जाएगा कि इसलिए 2p का भी एक गुणनखंड होगा। ये आप लोगों ने प्रमेयिका जब सिद्ध की थी तो देखा था, अगर जो a² का गुणनखंड p है तो a का भी गुणनखंड p होगा, ठीक है। तो उसी प्रमेयिका का प्रयोग किया हम लोगों ने। और क्या हो जाएगा, और 2, यानी और जो 2 आया है वो किसको विभाजित करेगा, और 2 p को विभाजित करेगा। भाई जब गुणनखंड हो जाएगा इसका मतलब कि 2p को विभाजित करेगा, यही तो मतलब हुआ। अभी हम लोगों ने उदाहरण में समझा था, जैसे 10 लिया था उदाहरण, करेगा। अब देखिए इतनी चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर जो 2 इसका गुणनखंड है p² का, अगर जो 2 इसका गुणनखंड है p² का, तो आप लिख क्या सकते हैं कि अगर जो देखिए p² का गुणनखंड 2 है, तो जो p का मान है उसको 2 कुछ गुणांक के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। भाई जैसे अगर जो 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 रहा है, ठीक है, तो ये जो 10 है, ठीक है, तो 10 2 गुणे समथिंग के रूप में रहा होगा, तो इस 10 की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे समथिंग जो भी रहा हो, यम, या उसकी जगह 5 जो भी रहा हो उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः माना p बराबर 2m, अतः माना p बराबर 2m। भाई अगर जो 2 गुणनखंड है कि नहीं p का, तो p की जगह में 2 रख सकते हैं ना, 2 के अलावा और क्या गुणनखंड है वो मान लीजिए यम प्रदर्शित कर रहा है, कुछ भी है उसको हमने मान लिया यम है, उसके साथ जो भी गुणनखंड होगा वो यम है, 1 हो 2 हो 4 हो हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 पक्का है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 रख लिया और एक कांस्टेंट अलग से मान लिया m, कि p बराबर 2m, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, तो अब p² बराबर क्या हो जाए रहेगा, यहाँ से p² बराबर हो जाए रहेगा 2 दूनी 4 m², ये हो जाएगा कि नहीं। अब आप क्या करिएगा, इसको आपको समीकरण यहीं से 1 डाल देना रहेगा, ये जो आपका रहेगा इसको यहीं पर 1 डाल देंगे और इसको यहाँ से आप लोग डाल देंगे 2, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमको। अब लिख देंगे आप लोग समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से
अब समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब पी स्क्वायर का यहाँ पर मान है 4m², यहाँ पर है पी स्क्वायर का मान 2q², तो दोनों एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरा अपने आप से बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए तो उसको बराबर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 4m² यानी 4m² बराबर 2q², तो ये कट जाए रहेगा तो आएगा आपका 2m² बराबर q²। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर दो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2q² का गुणनखंड है, यहाँ पर दो क्या है, 2q² का गुणनखंड है, q² का गुणनखंड है, q वर्ग का गुणनखंड है, ठीक है कि नहीं। इसलिए 2q का भी एक गुणनखंड होगा, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला सेम प्रोसेस। इसलिए हमारा जो 2 है, 2q का भी एक गुणनखंड होगा है, और q को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। कौन विभाजित करेगा q को? 2, ठीक है, करेगा। ये हो गया भाई। देखिए अब एक चीज़ समझिएगा, अब यहाँ जब आपने शुरुआत में देखा था तो आपने माना क्या था कि P और Q आपकी सहअभाज्य संख्या, यानी इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है जो एक दूसरे से कट जाए। और यहाँ पर जब आगे चलेंगे तो आपको P का गुणनखंड 2 मिल गया, यानी P में से 2 कॉमन कर सकते हैं आप। जब आप आगे गए हैं तो वहाँ पर आपने पाया है कि आप Q से भी 2 कॉमन कर सकते हैं। अब बताइए, दोनों संख्याओं को आपने माना था P और Q को सहअभाज्य, लेकिन दोनों जगह से कॉमन हो रहा है 2, तो ये आपकी जो अवधारणा हो गई तो गलत हो गई कि नहीं? बोलो भाई, विरोधाभास हो गया कि नहीं? कि वहाँ पर अभाज्य संख्या में, मतलब सहअभाज्य संख्या में आपने माना था कि कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ निकल के आ रहा है दोनों में, यानी यहाँ पर विरोधाभास हुआ, यानी हमारी कल्पना गलत हो गई। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि उपर्युक्त कथनों से लिख देंगे, देखिएगा लैंग्वेज देखेंगे क्या लिखेंगे, उपर्युक्त कथनों से 2p, 2 कॉमा लगाएंगे, P और 2p और Q दोनों का एक गुणनखंड मिल रहा है, या लिख देंगे कि 2p और Q दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, जबकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं थी, है ना, जबकि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं ली गई थी या मानी गई थी या थी, ली गई थी, ठीक है, ली गई थी। अब अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। भाई विरोधाभास हुआ कि नहीं? जब आपने अभाज्य संख्याएं मानी थी, दोनों सहअभाज्य मानी थी, तो उनमें से कॉमन कैसे निकल सकता है? तो उसी चीज़ को लिख देंगे, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ
विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अब आगे लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना जो थी वो गलत थी। इसलिए हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए हमारी कल्पना गलत थी, है ना। एवं रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हमारी कल्पना गलत थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी। भाई संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दो ही तरह की हो सकती हैं, या तो फिर परिमेय हो जाएगी या फिर अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो परिमेय हमने माना था तो वो हमारी चीज़ मानने वाली हो गई गलत। तो उससे सिद्ध होता है कि जब परिमेय नहीं है तो एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से प्रूव्ड लिख देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन।